दिव्यांगों को कई तरह की सामाजिक, वैचारिक और रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनका उनकी असली सीमाओं से कोई लेना देना नहीं होता। ये चुनौतियां अक्सर दिव्यांगों की पुअर मेंटल हेल्थ की जड़ में होती है। उनकी दिव्यांगता से इसका कोई संबंध नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सामान्य आबादी की तुलना में दिव्यांगों में मेंटल हेल्थ इश्यूज अनुभव करने के खतरे ज़्यादा रहते हैं, और ये खतरे हो सकते हैं सोशल आइसोलेशन, भेदभाव, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका और इंफ्रास्ट्रक्चर तक दिव्यांगों की सीमित पहुंच। नमस्कार, हंडे और एनडीटीवी की साझा पहल समर्थ में आपका स्वागत है। समर्थ दिव्यांगों के समान अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। दिव्यांगता और मानसिक स्वास्थ्य आपस में किस तरह जुड़े हैं, किसी दिव्यांग व्यक्ति में मेंटल इश्यूज कैसे आ सकते हैं और इनका सामना किस तरह किया जा सकता है, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज मारीवाला, जो डायरेक्टर हैं मारीवाला हेल्थ इनिशिएटिव के। वो न्यूरो डाइवर्जेंट हैं। आभा खेत्रपाल, आभा इंडियन डिसेबिलिटी राइट्स की एक एडवोकेट हैं और काउंसलर भी हैं। कनकम खोसला, वो विजुअली चैलेंज्ड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और एक मेंटल हेल्थ एडवोकेट भी हैं। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल राज आपसे होगा, गैप्स क्या हैं अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की, रिसोर्सेज और गैप्स की बात करें उसके बारे में बताएं, और क्योंकि अगर अपनी जर्नी के बारे भी बताएं, क्योंकि आप न्यूरो डाइवर्जेंट है, ये गैप्स किस तरह पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए और बढ़ जाती हैं। तो एक तो विकलांग व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े माइनॉरिटी है, लेकिन हम एक इंसान के लेवल पे देखें तो पहले माइनॉरिटी उनके परिवार में ही है कि ज़्यादातर डिसेबल्ड लोग उनके परिवार में एक जन है। तो एक तो सोशल आइसोलेशन परिवार में होता है। उसके बाद हम स्कूल को देखें तो काफ़ी लोग कहेंगे कि अच्छा स्कूल में शायद व्हीलचेयर एक्सेस नहीं है या और कोई तरह के फिज़िकल एक्सेस नहीं है। लेकिन मेरी कहानी लीजिए तो मेरी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसकैल्कुलिया करके। तो उसकी तो फिज़िकल एक्सेस की बात नहीं है, लेकिन टीचर को मालूम ही नहीं था कि मुझे ये डिसेबिलिटी है, ताकि मैं नंबर नहीं पढ़ सकती हूँ। जो लाइन में 3-4 नंबर होंगे वो ऑर्डर में कभी नहीं पढ़ सकती हूँ। तो क्या होता है, एक चाइल्ड जिसको डिसकैल्कुलिया हो, एक तो लोग समझते हैं कि आप मूर्ख हो, आप आलसी हो, आप काम नहीं कर सकते। तो थ्रू आउट मेरे स्कूल लाइफ में मुझे लगा कि मुझे ड्रॉप आउट होना है। कुछ भी करो लेकिन मुझे ऐसा टॉर्चर मत करो स्कूल भेज के। तो काफ़ी तरह का आइसोलेशन होता है, एलियनेशन होता है, शेम होता है, गिल्ट होता है कि मुझ में क्या कमी है। वो पहले से मतलब विकलांग व्यक्ति को डील करना पड़ता है कि मुझ में क्या कमी है। और अभी मुझे मालूम है मुझ में कमी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे मेथड मालूम है कि कैसे नंबर में कैसे पढ़ सकती हूँ। राइट। तो उसका मतलब जो नतीजा है, निराशा, गुस्सा, कुसूर, एंग्जाइटी, वो फिर लाइफ लॉन्ग हो जाता है। तो उसके लिए मेंटल हेल्थ कंसर्न्स मतलब काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो पहले हम गैप्स आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, जब पता लगे फिर ही हम उसे मतलब उस पर काम कर सकेंगे। आभा, जैसे आपके बारे में अगर मैं कहूँ, आपको जैसे डक सिंड्रोम था, जो ऊपर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर इंटरनली इमोशनली आप बहुत कुछ डील कर रहे थे, यू वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, और फिर आपने क्रॉस द हर्डल्स ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, जो दूसरे लोगों को जो डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं और दे हैव मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटीज़, आप उनको ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं। अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जी, डग सिंड्रोम ये मैंने खुद डायग्नोज किया था, किसी डॉक्टर ने नहीं किया, क्योंकि मैं पढ़कर समझ पाई कि ये क्या होता है कि ऊपर से एकदम शांत देखने में लगेगा, ये हमेशा हंसती है, स्माइल देती है, लेकिन अंदर एक छटपटाहट जो हमेशा बरकरार रहती है, रुकती नहीं है, क्योंकि हर तरह की चिंताएं, परिवार की जिम्मेदारियां, क्योंकि उम्र बढ़ती है, परिवार, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां उनकी सेहत को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेकर, देन फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की, आर्थिक जो हमें लगता है कि किस तरह से हम स्टेबल हो पाएँ आर्थिक तौर पर, क्योंकि नेचुरली एम्प्लॉयमेंट स्टेबल नहीं रहता, व्यवसाय स्टेबल नहीं रहता, और हमें अगर व्यवसाय मिलते भी हैं तो वो एक लो लेवल वाले, जो एंट्री लेवल वाली जॉब्स मिलती हैं। अगर हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी भी है तो जो हायर लेवल की जो जॉब्स होती हैं, सीनियर लेवल की, वो हमें नहीं मिलती, क्योंकि पहले से ही सोच लिया जाता है हम इनएफिशिएंट हैं। तो इस तरह की जो छटपटाहट है वो बरकरार रही।
तो मैंने और पढ़ाई की आगे, मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में और साइकोथेरेपी में, और मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग की, क्योंकि मैं समझती थी बहुत सारे लोग मेरी तरह और भी हैं जिन्हें इस तरह के डर से और अनसर्टेनिटी से गुजरना पड़ रहा है। तो मैंने जब ये किया और लोगों को काउंसिल किया, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया, क्योंकि मैंने कभी भी पैसे नहीं चार्ज किए अपनी सेवाओं के लिए। मेरी सेवाएं निःशुल्क रही हैं, क्योंकि मैं समझती थी उनके पास भी उसी तरह से व्यवसाय की कमी हो, क्योंकि विकलांगता और गरीबी बहुत तालमेल है ज़बरदस्त। तो उनके पास भी व्यवसाय, कम से कम वो फ़ोन पे या कंप्यूटर्स के थ्रू, लैपटॉप्स के थ्रू मेरे को कनेक्ट कर पाएंगे, रीच आउट कर सके और रीच आप उन्हें आउट। मदद कर सके, तो और अपने एग्जाम्पल से आपने लेके दूसरों की सहायता तो करनी उनसे शुरू की। मैंने भी बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से सुबह उठकर किस तरह से अगले दिन की जंग के लिए तैयार हो सकते हैं। तो मैंने भी बहुत सीखा, तो मेरा जो नज़रिया है वो भी एक सही डायरेक्शन में पहुंच गया। बहुत अच्छा, क्योंकि आप भी उनसे सीख रहे हैं और कितने लोगों को हेल्प कर रहे हैं। वेरी इंस्पायरिंग। कनकम, आपकी भी जो है जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है, क्योंकि 18 साल की उम्र में आपने जब अपनी विजन का, आपके लॉस हुआ आपके विजन का, और अब आप एक काउंसलर हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं और कितने लोगों को हेल्प कर रहे हैं। क्या आपके उस जर्नी के दौरान क्या क्या चैलेंजेस रही, क्या आपने सीखा, और ख़ासकर अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूँ, उस पर किस तरह का असर पड़ा? तो 18 साल जब मैं 18 साल की थी तो मैं डायग्नोस मुझे किया गया था ये रेयर डीजेनरेटिव डिजीज़ के साथ, जिसका नाम है रेटिनिटिस पिगमेंटोसा। और इसमें आपकी दृष्टि जो है वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाती है। फ़िलहाल मैं पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती। अगर मुझे अपने घर के बाहर भी जाना होता है तो मुझे सोचना पड़ता है मैं किसके साथ जाऊंगी। मेरे को सारे अरेंजमेंट बनाने पड़ते हैं कि कोई ना कोई मेरे साथ होगा। जब मुझे ये डायग्नोसिस मिला था तो मेरे मेंटल हेल्थ में काफ़ी इफ़ेक्ट आया, बिकॉज़ आप इमोशनली बहुत डाउन फील करते हैं। परिवार का सपोर्ट हमेशा था, बट आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। आपके अराउंड जो लोग हैं वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं। डिसेबिलिटी के साथ काफ़ी शेम, काफ़ी स्टिग्मा अपने आप हाथ में हाथ डाल के आ जाता है, आपको बुलाना नहीं पड़ता है। तो यही मेरे साथ भी हुआ, और यही सब देखते हुए मैं साइकोलॉजी परस्यू करने लगी, बिकॉज़ लोगों का नज़रिया काफ़ी डिफरेंट था सबका। तो इसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया कि कौन कैसे बिहेव करता है मेरे साथ, या बातचीत में डिस्क्रिमिनेशन आ रही है, आपको महसूस होने लगता पता लग है। जाता है जी। करेक्ट। एंड बिकॉज ऑफ दिस मैंने साइकोलॉजी परस्यू की, मास्टर्स किया, साइकोथेरेपी भी काफ़ी सीखा, और मैंने जॉब भी किया, और अब मैं ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर रही हूँ। इट्स डीपली इनरूटेड, ये आपने कहा, और जितना आप इसमें काम करते उतना पता लगता है। जैसे आज हम इस बारे में बात करें, कितना क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन है। और राज, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे क्योंकि आभा ने कहा पेरेंट्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़, कनकम ने भी कहा सपोर्ट, पेरेंट्स पे कहीं ना कहीं किसी बच्चा जिनके बच्चे डिसेबल्ड है, उनको भी कोपिंग मैकेनिज्म, एक तो सोसाइटल बैरियर, स्टिग्मा, कई बार वो बताना नहीं चाहते, किस तरह वो कोप करें, ना सिर्फ अपने बच्चों को हेल्प करे टू डील विद दिस जो बच्चों के साथ हो रहा है, लेकिन अपने आप को भी, ताकि वो ठीक रहे, काम पीसफुल रहे। हाँ, तो ये एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जो लोग देखभाल करते हैं, परिवार या पेरेंट्स, उनके ऊपर क्या बीतती है हम उसका बात ही नहीं करते। तो उनको क्या लगेगा कि अच्छा, ये इस तरह का सोचना, इस तरह के फीलिंग्स मुझ में आ रहे, तो वो ठीक है कि नहीं, है ना। तो शायद डायग्नोसिस के टाइम पे उनको डर लग रहा होगा, या उनको शेम लग रहा होगा, उनको चिंता हो रही होगी, उनको थकापन हो रहा होगा। तो वो सब पहली बात है, आप समझो कि ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है कि आपको ऐसा लग रहा है और आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एक हम स्टेप ले सकते हैं कि आपके जैसे और कोई जो देखभाल करते हैं, या परिवार है या पेरेंट्स है,
उनके साथ जुड़ना, उनके साथ बात करना, उनके साथ एक सेफ स्पेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी ट्रेनिंग नहीं है कि कैसे हम सपोर्ट करें केयर गिवर्स को, पेरेंट्स को, और ब्रेक्स लेना बहुत महत्वपूर्ण है। ये दूसरी बात है कि हमारा पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक के लिए सेटअप नहीं है। रिस्पाइट होम, केयर होम, लोग ब्रेक कैसे लेंगे, लेकिन ब्रेक लेना है वो बिल्कुल वैलिड है, और आपको मौका मिला तो प्लीज़ केयर गिविंग से ब्रेक ले लीजिए, बिल्कुल ठीक है ब्रेक लेने को। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, खासकर क्योंकि वो हमेशा रहते अपने बच्चों के साथ एंड ट्राइंग टू डू द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। अब हमने बात करना चाहूँगी मैं बैरियर्स के बारे। कितने तरह के बैरियर्स होते हैं, कनकम ने भी कहा, तो सोसाइटल हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, उसको हम किस तरह हटा सकते हैं सोसाइटी की जड़ से, जैसे कहा था? हाँ, ये सब बैरियर्स, अगर सब सारी बाधाओं को अगर हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो वो ढांचागत बैरियर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। और ये जो प्रणालीगत बाधाएं कहते हैं, सिस्टमिक बैरियर्स, पूरा सिस्टम ही ऐसा है जो कि एबलिज्म पे बना हुआ है, कि सबको लगता है कि किसी को कभी डिसेबिलिटी होगी ही नहीं, तो जो उसका डिज़ाइनिंग है वो सब एबलिस्ट डिज़ाइनिंग है। तो जो वो बैरियर्स हैं, वो जो बाधाएं हैं, वो हमें हटानी, एक एक करके जैसे परत हटानी है। तो वो क्योंकि एक के साथ एक जुड़ी हुई है। जब हम लोगों को बाहर आता जाता देखेंगे, अगर मैं लोगों को दिखूंगी, और आप कई बार मॉल्स में जाती हैं, मूवी थिएटर में जाती, आपने कितनी बार किसी व्हीलचेयर यूज़र को वहाँ देखा होगा? बहुत कम। तो अगर बाधाएं हटेंगी, डिज़ाइनिंग ही चेंज हो जाएगी, जिसे हम यूनिवर्सल डिज़ाइन है वो कहते हैं, या डिज़ाइनिंग चेंज हो जाएगी, तो हम लोग ज़्यादा बाहर दिखेंगे, हम अदृश्य कम्युनिटी नहीं रहेंगे, हम लोगों को ज़्यादा दिखेंगे। जब हम दिखेंगे तो लोगों के ख्यालों में भी आएंगे, लगेगा कि ये हम जैसे हैं। तब ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ किसी और प्लैनेट से आए हैं, इस तरह से लोग हमें नहीं देखें। तो ये जैसे बाधाओं की आपने बात कही, पर ये आपके मेंटल हेल्थ को किस तरह इफेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। वो जो डर है और जो अवसाद है, जैसे डिप्रेशन है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था मेरी लाइफ में कि मैंने बाहर जाना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं डरती थी कि पहली बात है कि लोग पूछेंगे कि आपकी बेटी को क्या हुआ, तो मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया था। एक मेरी इंट्रोवर्ट सी पर्सनैलिटी हो गई थी, मैं लोगों से मैं घर बैठकर सैड पोएम्स लिखा करती थी, तो वो मेरी मेंटल हेल्थ इशू स्टार्टिंग हो गई थी वहाँ पे। लेकिन वो शेल मैंने खुद ही अंदर से ब्रेक किया, बाहर आई, मुझे क्या चाहिए मैंने उसकी मांग करनी स्टार्ट की। तो वहाँ पर मैंने एक हिम्मत संजोई, एक मैंने सेल्फ एडवोकेसी स्टार्ट की। तो मैंने लोगों से मांगा कि मुझे ये चाहिए, और मैंने जाना कि हेल्प मांगना कोई कमज़ोरी नहीं होती है, उसमें भी बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि मुझे हेल्प कर दीजिए। जी जी। या और आई मुझे थिंक जो मेरे आपने कहा ये बहुत सारे और लोगों को मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, या मुझे क्योंकि मेरे आपकी अधिकार चाहिए। और अधिकार एक बहुत बेसिक ये राइट है। बेसिक, हाँ। कनकम, जैसे अभी आभा ने शेयर किया, अगर मैं आपसे पूछूं, जो दिव्या मेंटल हेल्थ जो इश्यूज होते हैं, कई बार सोसाइटल स्टिग्मास की वजह से पीपल विद डिसेबिलिटीज़ में ज़्यादा होते हैं, इसे किस तरह दूर किया जाता है? और अगर आप हमें ये भी बता दें, जैसे आभा ने शेयर किया, मेंटल हेल्थ पे किस तरह का इम्पैक्ट होता है? मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर मैं अपनी ही जर्नी लूँ तो डर बैठना, एंग्जाइटी होना, अगर मुझे कुछ भी करना है, बाहर जाके पढ़ाई करनी है या बाहर जाके दुकान से कुछ ख़रीदना भी है, तो उसमें भी काफ़ी हलचल हो सकती है मेरे अंदर, बिकॉज़ मेरे को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे जाऊँगी, क्या मैं इवन जितने पैसे का वो चीज़ होगा वो पढ़ पाऊँगी, ठीक से लोगों से बात कर पाऊँगी या नहीं। तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये हैंड इन हैंड आने लगता है अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है। और स्टिग्मा को कैसे दूर करें फिर? स्टिग्मा को दूर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस, डिसेबिलिटी अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, सिर्फ हमारे कम्युनिटीज़ में भी नहीं, स्कूल्स में भी, इवन वर्क प्लेसेस में, जितना हो सकता है उतना, बिकॉज़ पैराडाइम शिफ्ट की बहुत आवश्यकता है। अभी हम जो भी बात करते हैं, एक
वो नॉर्मेटिव लेंस से बात कर रहे हैं जिसमें, या एबलिस्टिक लेंस से बात कर रहे हैं जिसमें कोई इंसान को देखा नहीं जाता है जिसको डिसेबिलिटी है। बट मैं आपसे बोलती हूँ कि उसको उल्टा कर दीजिए, लेंस को ही चेंज कर दीजिए। ये सोचिए कि सारे इंडिविजुअल्स को डिसेबिलिटी है। अब आप वर्क प्लेसेस में क्या चेंजेस लाएंगे? अब आप स्कूल्स में क्या वर्कशॉप्स रखेंगे, क्या एक्सेसिबिलिटी लाएंगे? पूरा लेंस बदलना ज़रूरी है। आई थिंक वो बहुत बिल्कुल। एक कनकम ने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मेंटल हेल्थ पर फोकस करते हैं। अधिक समावेशी समाज के निर्माण के लिए सॉल्यूशंस पर हम फोकस करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बातचीत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हंडी और एनडीटीवी की साझा पहल समय। राज, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि हम सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। किस तरह इस गैप को ब्रिज किया जा सकता है? पॉलिसी मेकर्स है, हेल्थ केयर सिस्टम है, सॉल्यूशन के बारे में हमें संक्षेप में बताइए। बिल्कुल। तो जैसे मेरे दो को पैनलिस्ट ने पहले बोला, ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जानते नहीं है कि हम यूनिक लाइफ स्ट्रेसर्स विकलांग व्यक्तियों जो फेस करते हैं वो ही नहीं जानते हैं। तो वो लोग सेंसिटाइज नहीं होंगे तो हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं मिलेगा। और उससे जुड़ा हुआ है, हमारे पास डेटा ही नहीं है। आप पूछ रहे हो कि क्या होता है, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स क्या होते हैं। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम ज़्यादा जानते ही नहीं है, क्योंकि हमारे बारे में रिसर्च नहीं है, लोग ना बात करते हैं। तो वो इनविजिबिलिटी ही चुनौती करना चाहिए हमें रिसर्च में, डेटा में। और ये सिर्फ आई थिंक न्याय की बात नहीं है। हमें देखना चाहिए कि ये सदियों से चल रहा ढांचा को हम चुनौती कैसे दे सकते हैं। तो सोसाइटल चेंज के लिए जैसे बोला है पहले, ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, लेकिन डेटा एक बहुत और भी aspect ज़रूरत point है। डेटा होगा, अगर पता होगा क्या प्रॉब्लम है, हम उस पर काम कर सकते हैं। आई थिंक बिल्कुल। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। आभा, सॉल्यूशंस के तौर पर आप क्या कहेंगे, क्या ज़रूरत है खासकर मेंटल हेल्थ को अगर हम देखें? जो विकलांग व्यक्ति हैं उन्हें भी समझाने की ज़रूरत है। उन्हें जिसे स्व अधिवक्ता कहते हैं, सेल्फ एडवोकेसी होता है, उन्हें वो सिखाना चाहिए। उनकी रेजिलियंस बिल्डिंग, कि कैसे वो आगे बढ़कर अपना लड़ाई कर सकते हैं या खड़े रह सकते हैं क्राइसिस की सिचुएशन में। तो रेजिलियंस बिल्डिंग की जो टेक्निक्स होती हैं उन्हें अगर वो सिखाई जाएं, या उनको एक मकसद उनकी ज़िंदगी में लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा अपना अनुभव है, मेरी ज़िंदगी में जब मकसद आया कि मैंने ये करना है, मीनिंग इन लाइफ, वो एस्टैब्लिश गोल्स कि मुझे ये करना है, तो अगर हम उनके सामने छोटे छोटे गोल्स रख दें कि आपको ये टारगेट अचीव करना है, ये आपका लक्ष्य है, तो वो रोज़ के रोज़ एक नई ऊर्जा के साथ सुबह उठेंगे जी जी। कि हमने ये करना है। चाहे वो समाज के लिए करें, कुछ किसी के लिए भी करें, तो लेकिन कुछ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर विकलांगता एक जैसी नहीं होती। तो किस उसमें तरह भी डील करें, किस वो तरह हर बहुत ज़रूरी विकलांगता है। में And of course, अलग अलग जो तरह आपने से। कहा अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन हाँ। एंड मीनिंग देना, गोल, जी, टारगेट, वो जी। गोल वो बहुत ज़रूरी है। कनकम, आप सॉल्यूशंस के तौर पर क्या कहना चाहेंगे, खासकर व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ विद पीपल विद डिसेबिलिटीज? हमारे मेंटल हेल्थ फील्ड में हर एक साइकोलॉजिस्ट, हर एक साइकोथेरेपिस्ट अपने सेट ऑफ एबिलिटीज़ के साथ आते हैं, अपने सेट ऑफ स्ट्रेंथ्स, लिमिटेशंस और चैलेंजेस के साथ आते हैं, और वो ही उनको इंसान बनाते हैं, और वो ही उनको इफ़ेक्टिव साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी बनाते हैं। तो हर एक इंसान के पास अपनी शक्तियाँ भी होंगी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ्स, जी। और अपने लिमिटेशंस भी होंगे, और वो ही एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट कराएगा। उनके स्ट्रेंथ्स हमें जब वो अपने स्ट्रेंथ्स पहचानेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इससे वो इनविजिबलाइज नहीं होंगे। तो अपने उनको भी- लिमिटेशन से ज़्यादा अपने स्ट्रेंथ्स
स्ट्रेंथ पर फोकस करें एंड ऑफ कोर्स जो आपने सपोर्ट कहा, आई थिंक ये बहुत राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना ज़रूर। चाहूँगी कि उनसे ज़्यादा अगर हम एक दूसरे के स्ट्रेंथ जी, नोट कर पाएँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सपोर्टिंग वन अनदर। या आभा, कनकम, राज, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात की पहचान करना ज़रूरी है कि सभी दिव्यांग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना नहीं कर रहे हैं। हर एक के अनुभव अलग होते हैं और ये निर्भर करता है कि वो किस तरह की दिव्यांगता के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। परिवार और समाज से उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है, मिलता भी है कि नहीं, रिसोर्सेज तक उनकी पहुंच है या नहीं। लेकिन बड़े स्तर पर ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उस सोशल स्ट्रक्चर को बदलें जो दिव्यांगों को अपने में पूरी तरह शामिल नहीं करता है। हमें उन परसेप्शंस और स्टिग्मास को बदलने की ज़रूरत है जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि दिव्यांग लोग एक फुलसम और प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी सकते। और इस सब को समझने के लिए आज हमें ज़रूरत है अधिक शिक्षा की, अधिक एक्सेप्टेंस की, अधिक एम्पैथी, जॉब्स और समावेशन की। यही एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। इस बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।